सीट शेयरिंग पर कल होगी एनडीए की बैठक। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी होंगे शामिल। हरियाणा के एडीजीपी वाईएस पूरन ने की आत्महत्या, मामले की जांच जारी। अमृतपाल सिंह की पार्टी का बड़ा फैसला, मनदीप सिंह तरनतारन उपचुनाव के लिए उम्मीदवार। पंजाब में खांसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सिरप कोलड्रिप बैन। एमपी में बच्चों की मौत के बाद सख्त एक्शन। दिल्ली में कई हिस्सों में भारी बारिश, खराब मौसम के चलते फ्लाइट्स प्रभावित। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खास खबर देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब मतदान में 1 महीने से कम का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में विपक्ष यानी महागठबंधन के अंदर भी सीटों के बंटवारे पर सबकी नजर है और कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय है, बस आधिकारिक ऐलान बाकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। एक ओर सत्तारूढ़ एनडीए रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की बातचीत के बाद गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है, जिसकी अब केवल आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। वहीं इससे पहले महागठबंधन के अंदर सीटिंग विधायकों को अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का निर्देश भी दे दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आरजेडी को गठबंधन में सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। तेजस्वी यादव की पार्टी कुल 243 में से 130 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस को 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी को 20 सीटें, लेफ्ट पार्टियों सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम को कुल 35 सीटें, पारस गुट की लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 6 सीटें मिल सकती हैं। सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले से ये भी साफ हो गया है कि महागठबंधन का चेहरा एक बार फिर तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर न सिर्फ सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बल्कि मुख्यमंत्री पद का दावा भी उसी के पास रहेगा। पार्टी रणनीतिकारों का भी ये मानना है कि पिछली बार की ही तरह इस बार भी महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर काबिज रहेंगे। खबरें तो ये थी कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पहले 70 से ज्यादा सीटों की मांग की थी, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की बैठक के बाद 50 सीटों पर सहमति बन गई है। कांग्रेस का तर्क था कि पिछली बार पार्टी ने लगभग 19 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर 9% के आसपास रहा। ऐसे में उसका हिस्सा और बड़ा होना चाहिए। हालांकि गठबंधन में एकता बनाए रखने के लिए पार्टी ने बाद में समझौता कर लिया। महागठबंधन में इस बार लेफ्ट पार्टियां भी अहम भूमिका में हैं। पिछली बार सीपीआईएमएल की मजबूत स्थिति में कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को फायदा पहुंचा था। इस बार सीपीआईएमएल को लगभग 20 सीटें, सीपीआई को 8 और सीपीआईएम को 7 सीटें दिए जाने की भी संभावनाएं हैं। कयास तो ये भी है कि लेफ्ट पार्टियों को सीमांचल, मगध और तिरहुत इलाकों में मजबूत उम्मीदवारों के साथ उतारने की योजना बनाई जा रही है। मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी, जो पहले एनडीए का हिस्सा थी, इस बार पूरी तरह से महागठबंधन के साथ मैदान में उतरेगी। पार्टी को 20 सीटों का ऑफर मिला है, जिसमें से ज्यादातर सीटें निषाद वोट बैंक वाले इलाके से हैं। वहीं झारखंड के सत्तारूढ़ पार्टी जेएमएम को सीमांचल और झारखंड सीमा से सटे 6 सीटों पर लड़ने का मौका मिलेगा। रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस की पार्टी को भी 2 सीटें दी गई हैं। फिलहाल महागठबंधन में सीट बंटवारे का ये फॉर्मूला लगभग
लगभग तय माना जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि अब इसकी आधिकारिक घोषणा ही बाकी है। बता दें कि महागठबंधन ने इस बार का चुनाव नौकरी बनाम दावे के मुद्दे पर लड़ने की रणनीति बनाई है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के चुनावी रण में महागठबंधन का नौकरी बनाम दावे का ये हथियार कितना काम आता है। क्या महागठबंधन इस अस्त्र से एनडीए की शक्तिशाली सेना को मात देने में कामयाब होती है, या फिर नीतीश के कंधे पर रहकर बंदूक चलाने वाली एनडीए एक बार फिर मैदान मारने में कामयाब हो जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर। चलिए रुक करते हैं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की तरफ, जहां आज महर्षि वाल्मीकि जयंती बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महर्षि वाल्मीकि प्रकट दिवस समारोह में हिस्सा भी लिया। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम के ऐसे आदर्श चरित्र का चित्रण किया जो हर काल में प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, और सबका साथ सबका विकास ही तो राम राज्य की भावना है। पूरा मानव समाज कृतज्ञ है भगवान वाल्मीकि का, क्योंकि जब भी किसी भारतीय के मन में कोई संदेह पैदा होता है, वह किसी भी स्थिति में हो, वह गृहस्थ हो, वह सन्यासी हो, वह छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी उम्र का हो, हर परिस्थिति में उसके लिए एक आदर्श महर्षि वाल्मीकि ने सबके सामने रखा, और चरित्र रखा राम का, और को उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। एक ऐसा माध्यम राम के ऐसे चरित्र को उन्होंने दिया जो हर काल, हर देश और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। भाई का भाई के साथ रिश्ता क्या होना चाहिए, पिता और पुत्र के बीच में, मां और पुत्र के बीच में, राजा और प्रजा के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या रिश्ते होने चाहिए, यह भाव अगर किसी ने धरा तो मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके, यानी पुरुषों में सबसे उत्तम। और वो उत्तम क्यों? क्योंकि उन्होंने एक मर्यादा तय की है हर एक कार्य की। उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को कभी राम ने उल्लंघन नहीं किया, और यह आदर्श किसी ने दिया तो भगवान वाल्मीकि ने हम सबके सामने प्रस्तुत किया। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में आज एक अहम कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सेवा भारती द्वारा आयोजित निःशुल्क डायलिसिस और थैलेसीमिया जांच केंद्र का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम रेखा ने कहा कि जब सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं तभी समाज की प्रगति संभव होती है। उन्होंने आगे कहा कि अभी दिल्ली में कई क्षेत्रों में और काम करने की जरूरत है, और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में अपनी जान ना गवाए। सरकार और समाज जब दोनों लोग मिलकर के काम करते हैं उसके बाद ही समाज की प्रगति संभव होती है। दिल्ली में अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक काम करने की जरूरत है। आज जितनी जरूरतें हैं शायद उतनी सुविधाएं सरकार के माध्यम से अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब सामाजिक लोग इकट्ठे होते हैं और संस्थाएं, सेवा भारती जैसी संस्थाएं आगे आकर के काम करती हैं, तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। और
रुक करते हैं अब पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां दार्जिलिंग में भारी बारिश और भूस्खलन से हुई जनहानि का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। हालातों का जायजा लेते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सब जानते हैं कि यहां बहुत भारी नुकसान हुआ है, यहां जान माल का भारी नुकसान हुआ है, जल्द से जल्द मदद पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। केंद्रीय बलों ने अच्छा काम किया, एनडीआरएफ और एसएसबी की टीमों ने भी घटना के समय पर जाकर उस बचाव अभियान के साथ दिया। देखिए, जो नुकसान हुआ है उसका तो सबने देखा है, बहुत भारी नुकसान हुई है, कई जाने भी गए हैं और प्रॉपर्टी नुकसान हुए हैं। आज दार्जिलिंग के जो पहाड़ी इलाकों में मैंने देखा है, उसमें जो लोग अपना परिवार खोए हैं और जिसका घर नष्ट हो गया है, उनको किसी तरीके से जल्दी मदद पहुंचाना ये प्राथमिकता है। उसके अलावा कई उनका और रिक्वायरमेंट है, जैसे नाला को भविष्य में कैसे देखना है जिससे फिर से ऐसा घटना ना हो, या अगर हो गया तो भी जाने नुकसान ना हो, इस तरीके के। और इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यहाँ के लोकल जो प्रशासन है वो तालमेल करके काम करना होगा। लखनऊ में मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने 15 सेवा शक्ति केंद्रों का उद्घाटन किया और समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली मातृशक्ति का सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत हर क्षेत्र में मातृशक्ति ने समाज को नई दिशा दी है। खबर मिर्जापुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती धूमधाम से मनाई गई। साथ ही सपा जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट में महर्षि वाल्मीकि के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सपा नेताओं ने जनता से अपील की कि वाल्मीकि जी के आदर्शों को अपनाकर समाज में समानता और न्याय की भावना को मजबूत करें। दिवाली के त्योहार से पहले उन्नाव प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। सुरक्षा को लेकर पटाखा बाजारों में प्रशासन ने बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान एसडीएम, सीओ सिटी, आईपीएस और सीएफओ पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुकानों के लाइसेंस, एनओसी और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की। इसके दौरान फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, गैस सिलेंडर की स्थिति और पटाखों की सुरक्षित भंडारण की भी पड़ताल की गई। अधिकारियों ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी फायर सेफ्टी उपायों का पालन किया जाए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो उसके दृष्टिगत जितनी भी पटाखे की दुकानें हैं, ये अकरमपुर में हैं, ये हुसैन नगर में हैं, अब्बासपुर में हैं, इन सबको हमने चेक करा है और जो भी कमियां पाई गई हैं उस पर भी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और उनको निर्देश भी दिए कि जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, फायर सेफ्टी के दृष्टिगत जो भी प्रिकॉशंस हैं, वो सब वो प्रॉपरली फॉलो करें। दिल्ली एनसीआर में आज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर पहले ही अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। तेज हवाओं के साथ राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही रिमझिम बारिश हो रही है। कई इलाकों में तेज बारिश भी देखी गई। मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई कि मध्य, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बिजली, ओलावृष्टि और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। आज की खबर नए तेवर, नए क्लेवर के साथ, नए कंटेंट के साथ आपके सामने आने वाला है, क्योंकि खबर जहां हम वहां। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।